बीजेपी की जो सरकार है ये पहले दिन से ही किसान और मजदूर के खिलाफ रही है। इसने हमेशा किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को कमज़ोर करने के लिए फैसले लिए। जब पहले किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन में सारे देश के राजनीतिक पार्टियों के लोग किसान की बात करते थे और किसान के साथ खड़े होकर के उनको आश्वस्त करते थे कि हम आपके हितैषी हैं, आपके साथ जो आज अन्याय हो रहा है हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि उस वक्त लोकसभा का चुनाव नज़दीक था और सारे राजनीतिक दल ये चाहते थे कि लोकसभा में कहीं किसान की नाराजगी का सामना तुम्हें ना करना पड़े। कांग्रेस सबसे ज़्यादा किसान की बात करती थी और ख़ास करके हमारे यहाँ हरियाणा में जो है, क्योंकि आंदोलन हरियाणा के अंदर ही था, सारे बॉर्डर जो थे वो चारों हमारे लगते थे, एक यूपी का था। यहाँ पे विशेष रूप से कांग्रेसी जो है ज़्यादा इस इशू को लेकर के बड़ी बातें करते थे। आज पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को मेरे ख्याल करीब 1 साल हो गया। लोकसभा का चुनाव भी जा लिया और विधानसभा का भी जा लिया। हैरानी की बात है, सबसे बड़ी रुकावट आज अगर किसान की मांग पूरी ना हो, किसान दिल्ली ना पहुंच के, उसके लिए हरियाणा की सरकार है। सरकार ने आज इस तरह के बैरिकेड्स लगा रखे हैं कि आदमी तो दूर की बात है, पक्षी भी पर नहीं मार सकता। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, आप जैसे पत्रकार साथियों ने जो वहाँ गए थे उनसे बात करी है। पहले तो कील लगाया करते थे, अब की बात तो कंक्रीट की दीवार है और बहुत बड़ी दीवारें हैं। ऐसी दीवार है पुल के ऊपर बना रखी कि कल को उसको हटाना पड़ेगा तो वो पुल भी डैमेज हो जाएगा, साथ में वो भी नया बनाना पड़ेगा। हमारी पार्टी का पहले दिन से एक फैसला रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमने सत्ता में रहते हुए हमेशा गरीब आदमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, मजदूर की न्यूनतम मजदूरी जो बढ़े, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सरकार की मिले, इसके लिए हमने काम किए। और सत्ता से बाहर जब रहे, जब भी किसी ने किसान की, मजदूर की, गरीब की अनदेखी करी, हमने डट करके उसके साथ खड़े होकर के उसकी मदद करी। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन में भी किसान के साथ है। हमने अपनी पार्टी के सभी साथियों को बाकायदा तौर पे इस बात की हिदायत दी है, इस आंदोलन में जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर तरह से खुल करके किसान के साथ होंगे और उसकी मदद करेंगे। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी, और चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। देश में किसानों का अगर सबसे बड़ा कोई नेता हुआ तो चौधरी छोटू राम को कहा जाता है, और चौधरी छोटू राम के बाद किसी को देश में सबसे बड़ा नेता मानना तो चौधरी चरण सिंह को और चौधरी देवीलाल को या प्रकाश सिंह बादल को। आज तो किसानों की बात तो बहुत लोग करते हैं, अखबारों में बयान तो बहुत देते हैं और किसान हितैषी होने का नाटक भी करते हैं, लेकिन जब उसकी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो ना विधानसभा में बोलते और ना ये लोकसभा में बोलते, फिर ये चुप हो जाते हैं, फिर ये सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं।
मैं आपके माध्यम से उन कांग्रेस वालों से, हुड्डा से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताए कि अब जब किसानों को रोका जा रहा है बॉर्डर के ऊपर, क्या कांग्रेस के लोग बॉर्डर खुलवाने के लिए, उन किसानों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए क्या उनकी मदद करेंगे? क्या वहां जाएंगे? क्या उनकी लड़ाई लड़ेंगे? इसके ऊपर कांग्रेस को अपना स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है, किसके साथ है। वो किसान के साथ है या सरकार के साथ है। अगर हमें ये कॉल करेंगे पंजाब के किसान नेता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी मदद करे, हम खुल करके मदद करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है उस बॉर्डर पे जाएगा और उस बॉर्डर से जहाँ इन्होंने सील कर रखा है वहाँ से किसान साथियों को लेकर के बॉर्डर तक पहुँचेगा। केवल किसान के नाम की राजनीति है। इस मौजूदा बीजेपी की सरकार ने किसान को बर्बाद कर दिया। मौजूदा बीजेपी ने देश को आपस में बांट दिया, अलग अलग कम्युनिटीज को बांटने का काम किया है। आजकल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मंदिरों को लेकर के बहुत बड़ी चर्चाएं बीजेपी की तरफ से हो रही है। अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह कभी संभल का बात आती है, कभी अजमेर की बात की जाती है, कभी कोई और किसी मस्जिद की बात होगी। मतलब इस देश के टुकड़े करना चाहती है भाजपा जो है, हिंदू और मुसलमान को अलग थलग करना चाहती है। जिस मुसलमान ने इस देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, जिन मुसलमान डॉक्टर, साइंटिस्ट, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम बड़ा हुआ, आज उन प्रतिभाओं को कैसे खत्म किया जाए, इस काम में बीजेपी लगी हुई है। अब देश को बचाने के लिए सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इकट्ठा होना चाहिए। ये जो इंडिया बना था, लोगों को उम्मीद थी इस इंडिया से, ये स्वार्थ से ऊपर उठ करके आपकी लड़ाई लड़ेगा और इसी करके इंडिया गठबंधन को इतनी सारी सीटें दे करके एक बड़ी ताकत बनाने का काम किया। बड़ा अच्छा विपक्ष बनाना तो सत्ता पक्ष चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के अहंकार ने ही उस सत्ता पक्ष को खत्म कर लिया। जो सत्ता में आनी चाहिए थी, कांग्रेसियों ने अपने अहंकार से इंडिया गठबंधन को सत्ता में नहीं आने दिया। हरियाणा के अंदर भी भाजपा को लोग सत्ता से बाहर करना चाहते थे। हर आदमी का मन था कि भाजपा की सरकार हर हालत में जाए, लेकिन केवल और केवल कांग्रेस की हठधर्मी हुड्डा की जो फैसला था, हुड्डा कभी नहीं चाहता था। मैं तो पहले भी बहुत खुल करके ये बात कहता था, आज भी कहता हूँ, हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है और हुड्डा ने ही अब की बार भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए बड़े गेम प्लानिंग करी, बड़ा गेम चेंजर रहा। अब तो बावरिया की स्टेटमेंट आने के बाद तो स्पष्ट हो गया, कहाँ तो हुड्डा जो है उदयभान के माध्यम से टोटल का टोटल ब्लेम जो है ईवीएम पे लगा रहा था। टोटल का टोटल ब्लेम जो है कोई इस बात का लगा रहा था कि सरकार ने ईवीएम के माध्यम से हमें चुनाव हराया है। लेकिन अब बावरिया की स्टेटमेंट के बाद तो स्पष्ट हो गया कि हुड्डा ने ही स्वयं इसको भाजपा को जिताया, कांग्रेस को हराया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सर्वे कराए थे
कि कहाँ कहाँ कौन कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है। बीजेपी ने भी कराए, हमने भी कराए, कांग्रेस ने भी कराए। सर्वे करने वाले मोस्टली जो लोग हैं वो राजनीतिक लोगों से आकर के कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि जी हमारा पिछला सर्वे ये रहा, इस बार का सर्वे हमारा इस तरह का है, आप भी हमें मौका दो। मुझे भी बहुत सारे सर्वे करने वाली एजेंसियों के लोग मिले और जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हमने भाजपा के लिए सर्वे किया है, हमने कांग्रेस के लिए किया, हम आपके लिए भी कर रहे हैं। कहाँ किसकी क्या स्थिति है। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस इन सिटिंग एमएलए के ऊपर दाव लगाएगी तो 14 से 16 सिटिंग एमएलए इनके हार जाएंगे, जिनकी छवि जो है आज की तारीख में अपने विधानसभा क्षेत्र में ठीक नहीं है। और राजनीतिक दल हमेशा अपने कैंडिडेट बदलते हैं। कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक अपने पुराने घोड़ों के ऊपर दाव नहीं लगाया। हमेशा घोड़े बदलते हैं, हमेशा कैंडिडेट बदले जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, हुड्डा के घर पे उस पर रेड हुई थी ईडी की, हुड्डा के करीबियों के ऊपर, और हुड्डा को ये मैसेज दिया गया था कि अब हम तेरे को पकड़ के अंदर ठोकेंगे। ये उसी दिन भाजपा के पास चला गया। उन्होंने इससे कहा कि पहले जितने सीटिंग है तुम्हारे उन सब की टिकट का फाइनल करवा, क्योंकि इसके पास टिकट का फ्री हैंड था। उस रेड के 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ करके अगले दिन कांग्रेस के ये ऐलान हो गया था कि सारे सिटिंग एमएलए को टिकट दी जाएगी। 16 एमएलए जो इसके सिटिंग थे, 31 में से 16 आ रहे हैं। अगर वो बदले होते तो भी भाजपा सत्ता में नहीं आती। और लास्ट में जो 14-15 सीटें बांटी गई, उसमें 9 ऐसे लोगों को टिकटें दी गई थी जिनके नाम भाजपा ने आगे किए थे कि इनको टिकटें दो। ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी थी जिनको टिकट देते उनका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि जिसको चाहते थे लोग कि इसको कांग्रेस की टिकट मिले, उसको दी नहीं, उसकी काट दी। शारदा राठौड़ को सारे लोग कहते थे इसको टिकट दे देगी, ये जीत जाएगी। उसकी काट करके वहाँ एक ऐसी डम्मी लड़की को टिकट दे दी जिसको हल्के में कोई नहीं जानता था। पहले दिन उसका विरोध हो गया। इसी तरह सोना की जो सीट थी उसके ऊपर ऐसे आदमी को टिकट दिया जो पहले दिन पैसे दे करके टिकट लेकर के आता है। सारे कहते हैं कि पैसे से बिकी है, जबकि टिकट उनका जितेंद्र भारद्वाज जो था वो सबसे बड़ा दावेदार था। इस तरह से 9 टिकटें फिर इन्होंने अपनी काटी। इस हुड्डा ने ही इस प्रदेश का भट्टा बिठाया। और आज जो है बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हमारे ऊपर हैरानी की बात है आपको सुनने की, भाजपा तो सत्ता में आना चाहती थी, इस बात की लड़ाई लड़ रही थी। और आपने हुड्डा को देखा होगा, पूरे टाइम एक ही बात थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी तरह से आगे ना आ जाए। ले दे के एक ही बात कहता था हर मीटिंग में, वोट काटुओं से सावधान रहना, ये वोट काटू, ये वोट काटू। जिन्होंने राज किया, जिन्होंने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया, ये हमें टारगेट कर रहा था। इसको एक ही डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज़्यादा सीट जीत गई और अगर सत्ता में आ गई तो तेरे जो कुकर्म किए हुए हैं उसकी सजा तुझे मिलेगी। ये उस डर से ही लगातार हमें टारगेट करता रहा। हमारे को हरियाणा में लगा रहा, ये सरकार बनाने में नहीं लगा। और उधर भाजपा कैसे सरकार बनाई उसके लिए उसने खुला मैदान छोड़ दिया। आज भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है और इस किसान आंदोलन में हैरानी की बात है, एक शब्द भी नहीं बोलते बाप बेटा कहीं भी। ये भी नहीं बोलते, कांग्रेस भी नहीं बोलती, और भी राजनीतिक दल जो है वो भी चुप है जो किसानों की बात करने वाले थे। आज मैं आपके माध्यम से फिर आंदोलन करने वाले किसानों को और नेताओं को अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो जिम्मेवारी वो लगाएंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे और हम उनके फैसले को स्वागत करेंगे, उनके फैसले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
आपने कोई अपनी तरफ से कुछ पूछना हो तो। सर, ईवीएम की जो आपने जिक्र किया है, ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे थे। कुमारी शैलजा ने भी कल उनसे पूछा गया था कि बाबरिया का जो बयान था उस पर क्या कहेंगी, तो इनमें फूट नज़र आ रही थी, क्योंकि वो पहले ही कह रही हैं कि एक चीज बताओ, बात ईवीएम की करते हैं, मैं भी कहता हूं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि बैलेट से अगर चुनाव होता है तो और बड़ा प्रजातंत्र होगा। हो सकता है कोई ईवीएम में हो गड़बड़, लेकिन शैलजा कैसे चुनाव जीती अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो? नहीं जीतती। हुड्डा कैसे जीता है? ईवीएम में गड़बड़ होती तो मैं बाई इलेक्शन कैसे जीतता? फिर तो मुझे भी हराते। उस वक्त तो बीजेपी का मान के चलो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। उस वक्त तो भाजपा ये चाहती थी भी किसी तरीके से अभय सिंह को अगर हराएंगे तो किसान हारेगा। वो लड़ाई तो किसान के साथ थी। तो मैं इतना इस चीज़ को दोषी नहीं मानता। हाँ ठीक है, सारे देश के लोगों की एक डिमांड है कि ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव दो, बैलेट से कराओ। लेकिन ये जो बहानेबाजी है इससे नहीं बच सकता। हुड्डा ये कह करके नहीं बच सकता कि ईवीएम में गड़बड़ थी। गड़बड़ तो हुड्डा में है। किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद से दोबारा आपने चुनाव लड़ा, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ इन लोगों की ओर से किया जाएगा? कोई अगर इस तरह के हालात बने, उस वक्त तो मैं एक विधायक था, अब हमारे 2 विधायक हैं। अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम उस तरह से फिर मैदान में आएंगे, क्या दिक्कत है? भाई साहब, इंडिया गठबंधन में सत्ता हस्तांतरण की इन दिनों में बड़ी डिमांड हो रही है। ममता बनर्जी के पास व्यवस्था। ये गठबंधन जो था ना, ये कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए किया था। चौटाला साहब ने इस गठबंधन के लिए फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के ऊपर सारे राजनीतिक दल के नेताओं से खुलकर के कहा था कि कांग्रेस भी बेईमान पार्टी है और भाजपा भी बेईमान है। हमें इनको सत्ता से बाहर करने के लिए तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, जैसे जनता दल बना था उस तरह से। तीसरा पहले मोर्चा बनाओ, फिर कांग्रेस को अगर तुम कहते हो भी इसमें शामिल करना है तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करो बैठ करके। अगर वो मान जाए ठीक है, नहीं माने तो अपनी लड़ाई लड़ो। अगर तीसरा मोर्चा बनता तो सत्ता परिवर्तन हो जाता। कांग्रेस स्वार्थी लोगों की पार्टी है। अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इन्होंने जो इंडिया गठबंधन बना था, आज इसीलिए तो वो टूट रहा है। विधानसभा में पिछले 5 सालों में या जब भी 10 सालों में आपकी आवाज़ गूंजा करती थी, और जो एक अच्छी सशक्त रूप से आप रखते रहे तथ्यों से, इस बात ऐसी बात अब दोबारा कोई आप? पहले मैं एक था बोलने वाला, अब हमारी पार्टी के 2 हैं। और आपने पिछला विधानसभा का सत्र देखा होगा, उसमें टोटल 4 कॉलिंग जो है मंजूर हुई। 4 में से 3 हमारी थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। हम प्रदेश के लिए चिंतित हैं, हम सत्ता के लिए चिंतित नहीं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा एक बात कही, सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है, सत्ता सेवा है। सत्ता में हो तो सेवा करो, और विपक्ष में हो तो सत्ता में बैठे लोग अगर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए लड़ाई लड़ो, उसकी मदद करो। हमने अब की बार भी 3 कॉलिंग लगा करके प्रदेश को मैसेज दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम उस आवाज़ को और बड़ा करेंगे। सर, एनएलओ का चंडीगढ़ को लेकर क्या स्टैंड है? पिछले दिनों से काफ़ी सरगर्मियां रही हैं विधानसभा को लेकर, चाहे बात चंडीगढ़ हमारा है। चंडीगढ़ की तरफ कोई आंख उठा करके देख भी नहीं सकता। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म की बातें बारी बारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कहते रहते हैं।
भाजपा की तरफ से लंबे समय से एक बयान आ रहा है कि हम विधानसभा के लिए ज़मीन अलॉट हो रही है, जल्दी विधानसभा नई शुरू कर देंगे। पंजाब के गवर्नर ने क्लियर कर दिया कि हमने कोई ज़मीन अलॉट नहीं करी है, कोई दी नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ का प्रशासक वो है। हाँ, उसने साफ कर दिया कि हमने कोई ज़मीन अपनी तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट को अलॉट ही नहीं करी है, ना कोई ज़मीन हमने उनसे अब तक उसके बदले में उसके एवज में मांगी है। हम अगर चंडीगढ़ में कोई जगह ले तो उसके एवज में दे क्यों? चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्सा ले रहे हैं, उसके बदले में देने का मतलब क्या है? आज प्रधानमंत्री की रैली है जी पानीपत में, हरियाणा की रोडवेज सारी की सारी रैली में लगा। तो और तानाशाह तरीका क्या होता है? प्रजातंत्र खत्म क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है आज इसलिए है ये कि जिस विपक्ष को यहाँ ताकत दी लोगों ने वो भाजपा के साथ मिला हुआ है। मैं विपक्ष में था, अपोजिशन लीडर था, प्रधानमंत्री उस वक्त भी राय में आया था। मैंने खुल करके इस बात को लेकर के विरोध किया था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बस एक किराए पे सरकार ले सकती है, कोई पार्टी ले सकती है, लेकिन आप कितने लोगों को परेशान करते हो, ये सोचने वाली बात है। अगर आपके यहाँ जितनी रोडवेज की बसें हैं वो बीजेपी ने किराए पे ले ली, पैसा दे दिया, बीजेपी के पास पैसा है, लेकिन जो रोज आने जाने वाले लोग हैं, गांव से शहर आने वाला है, कोई कोर्ट में आने वाला है, जिसके पास अपना कोई साधन नहीं है, उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत है। आज दिन किसी ने अपनी कोर्ट में कोई तारीख पे आना था, किसी ने डीसी ऑफिस में आना था, किसी ने कोई रजिस्ट्री करानी थी, वो कोई बस में बैठ करके जो आ रहा था, उसके सामने कितनी बड़ी परेशानी है। आज अगर वो नहीं जाएगा, कल को उसके वारंट इशू हो सकते हैं। कोर्ट तो ये नहीं कहेगी कि भाई मुझे क्या पता, तू बस से आ रहा था, तू गाड़ी से आ रहा था, क्यों नहीं आया, जानबूझ करके नहीं आया, बहाने बनाए होंगे। किसी की आज रजिस्ट्री की तारीख होगी, अगर उसकी हाजिरी नहीं लगेगी तो कोई एक तरफा फैसला कर देगा कि नहीं कर देगा? मतलब इससे कितनी बड़ी परेशानी होती है लोगों को, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन परेशान हो रहा है। सर SYL इन्होंने तो प्रधानमंत्री के सामने भीड़ इकट्ठा करके अपनी पीठ थपथ पड़ी है। SYL को लेकर आप लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब पिछले दिनों में सिर्फ सरकार से बात की जाती है तो या तो न्यायालय का एक्सक्यूज़ देते हैं या मीटिंग का एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। लंबा सरकार के पास तो काम ही एक बचा है कि पंजाब का किसान दिल्ली ना पहुंचे, उसको कैसे रोका जाए, उसी काम में लग गई। और सरकार के पास कोई काम नहीं है, खाली है, सिवाय अखबारों के कहीं नहीं है सरकार। बेरोजगारी दर भी सर बढ़ती जा रही है दिन दिन आगे। अब ये कहते हैं नई सरकार है, नई थोड़ी है, 11 साल पुरानी सरकार है। 10 साल से भाजपा सत्ता में है, ये 11वां साल चल रहा है। इस सब के लिए जिम्मेवार कौन है? बीजेपी जिम्मेवार है। चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे कोई, आपने देखा नहीं, मंत्री जाकर के सड़कों पे ठोकर मारता है PWD का और सड़क निकल आती है, एक एक्शन को सस्पेंड किया जाता है, उससे पूछने वाला हो तो सारे मामले की इंक्वायरी कराना। 11 साल में क्या हुआ, 10 साल में सारी सड़कें चेक करवा। अगर तू इतना ईमानदार है तो फिर तू, मुझे लगता नहीं कि जिसको इसने सस्पेंड किया मंत्री ने, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हो सकता है पहली बात तो बहाल हो गया होगा, नहीं 4 दिन बाद हो जाएगा। सर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जो बॉर्डर हरियाणा पंजाब के बंद किए गए, आम लोगों की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी असुविधा हो रही है और आंदोलन के अधिकार पे भी रोक लग रही है। अब देखो कोर्ट क्या फैसला करती है। कोर्ट ने तो पहले भी कहा था अभी खोलो, सरकार ने उसके लिए कोई नया रास्ता निकाल लिया रोकने का। आज क्या फैसला करे कोर्ट? हम तो चाहते हैं कोर्ट खुलवाए रास्ता, किसान को जाने दे। दिल्ली जाने के लिए आप किसी को कैसे रोक सकते? दिल्ली हमारी कैपिटल है, फिर प्रजातंत्र कहाँ है? इसका मतलब आप एक कम्युनिटी को पुलिस के बल से रोकना चाहते हो। एक तरफ उसके हक की बात करते हो, दूसरी तरफ जो है उसके सामने परेशानी खड़ी करते हो। ना उसको खाद मिलता, ना बीज मिलता, ना उसकी फसल बिकती, ना उसको कीड़े मार दवाइयाँ ठीक मिलती। वो इसीलिए तो आंदोलन कर रहा है।
उसको भाव नहीं मिल रहा। हमारा मुख्यमंत्री बयान देता है कि हरियाणा में हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं, पंजाब की सरकार खरीदे। एमएसपी बनाता कौन है? केंद्र की सरकार। एमएसपी पे कोई फसल खरीदी जाएगी, पैसा कौन देगा? केंद्र की सरकार। आज भाजपा की सरकार है, हरियाणा में है तो हो सकता है वहां उनको पैसा मिल रहा हो, पंजाब में पैसा दे दो, सरकार खरीद लेगी।